तो जी भाई लोग, सबसे पहले आप सुनो इसकी आवाज़। हेलमेट मेरा तैयार है और बाइक भी। ये मेरे साथ में है यज़दी रोडस्टर, जिसको 600 किलोमीटर से ज़्यादा चला चुका हूँ। एक प्रॉपर लॉन्ग राइड भी की है, दिन में और रात में भी मैंने इस बाइक को चलाया है। तो आपको सब कुछ बताऊंगा इसके बारे में, क्यों आपको खरीदनी चाहिए और क्यों आपको नहीं खरीदनी है, सारी बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखें, पसंद आए तो उसको लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यज़दी रोडस्टर है मेरे साथ में और इसको काफ़ी लंबे टाइम मैंने चलाया है और आज अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस बताता हूँ। सब कुछ जो मैंने इसके साथ फील किया इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं राइडर कंफर्ट की बात करूंगा। बाइक पर बैठते ही वो चीज़ आपको फील होती है। इस मोटरसाइकिल की जो सीट हाइट है वो 795 mm है। सीट आपको स्प्लिट देखने को मिलती है, पीछे वाली को आप हटा भी सकते हो, सिंगल सीट अगर आपको बनाना है वो कर सकते हो। और जो इसकी राइडर सीट है उस पर आपको काफ़ी अच्छा कुशन जो है वो देखने को मिलता है और कंफर्ट जो है वो आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है इस बाइक के साथ में। हालांकि अगर आप शॉर्ट हाइट राइडर हो तो भी आप इस बाइक को चला सकते हो। 5'4" अगर आपकी हाइट है या 5'5" के आसपास है तो आपके टिप-टो हो जाएंगे और आप इसको चला पाओगे, क्योंकि इसकी सीट जो है वो आगे से थोड़ी नैरो रखी गई है और पीछे से वाइड की गई है। तो आप आगे की तरफ अगर शिफ्ट होकर बैठते हो तो आप शॉर्ट हाइट होने के बाद भी इसको चला सकते हो। हालांकि वज़न जो है वो 193 kg है। तो अगर आप दुबले पतले हो तो एक बार अपनी हाइट के हिसाब से वेट ज़रूर एक्सपीरियंस कर लेना कि आपको कैसा फ़ील दे रही है। बाकी राइडर के लिए जो है वो काफ़ी अच्छा कंफर्ट आपको यहाँ पर मिलता है और हैंडल बार भी अगर आप देखोगे तो आपको काफ़ी वाइड मिलेगा इसके साथ। मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है और मेरा सीटिंग पोजीशन काफ़ी अच्छा बनता है इसके साथ में, क्योंकि हैंडल वाइड है और सीटिंग जो है वो कंफर्टेबल है। प्लस फुट पैक की पोजीशन जो है वो आगे की तरफ है, तो ओवरऑल जो सीटिंग पोजीशन बनती है वो काफ़ी कंफर्टेबल बनती है। तो राइडर कंफर्ट की तो हमने बात कर ली। अब बात करते हैं सबसे पहले लुक एंड डिज़ाइन की। देखो, लुक सब्जेक्टिव होते हैं, हो सकता है आपको ये बाइक बहुत पसंद आए, हो सकता है आपको ये पसंद ना आए, तो वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल लुक एंड डिज़ाइन की बात करूँ तो वो आपको यज़दी रोडस्टर के साथ में अच्छा देखने को मिलता है। इस बाइक के साथ में आपको सर्कुलर शेप का LED हेडलैम्प देखने को मिलेगा। इंडिकेटर्स में आपको हैलोजन और LED का ऑप्शन मिलता है। मेरे पास ये ग्रे कलर है तो इसमें आपको हैलोजन इंडिकेटर देखने को मिलते हैं और सर्कुलर शेप में है तो ये भी अच्छे नज़र आते हैं। टेल लैंप भी आपको LED मिलेगा। प्लस बाइक के अंदर आपको 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। इस तरह से कट के साथ में ये टैंक है और यहाँ से आप जो है वो बाइक को ग्रैब कर सकते हो। हालांकि स्टॉक बाइक में आपको थाई पैड्स नहीं मिलते हैं और मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप इस बाइक को कंसिडर कर रहे हो तो इसमें थाई पैड ज़रूर इंस्टॉल कराना, जिससे कि आपकी जो ग्रिपिंग है थाई से वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगी स्टॉक के कंपैरिजन में। इसके अलावा फुल डिजिटल मीटर कंसोल आपको देखने को मिलता है मल्टीपल इन्फॉर्मेशन के साथ में। ओवरऑल लुक एंड डिज़ाइन जो है वो आपको अच्छी फील देता है। सबसे इंटरेस्टिंग जो पार्ट है वो है इस बाइक का टेल सेक्शन। इस बाइक के रेयर में आपको चॉप्ड मडगार्ड मिलता है, जिसकी वजह से इसकी जो ओवरऑल लुक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त आती हैं। प्लस इसकी जो सेकंड सीट है वो आप रिमूव कर सकते हो और इसको सिंगल सीट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर आपको बॉबर स्टाइल में बाइक चाहिए तो वो भी आप इसके साथ बना सकते हो, जिसके बाद और जो है लुक्स काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाते हैं। तो लुक वाइज बाइक अच्छी है और ज़्यादातर लोगों को डिज़ाइन के मामले में ये बाइक जो है वो पसंद आने वाली है। बात करें इंजन की तो यहाँ पर 334 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन आपको मिलता है। अल्फा 2 सीरीज़ का ये इंजन है, यज़दी की तरफ से आपको देखने को मिलेगा और ये इंजन ऑलमोस्ट 29 PS की पावर जनरेट करता है 29.6 न्यूटन टॉर्क के साथ में। 6 स्पीड गियर बॉक्स आपको यहाँ मिलेगा। लिक्विड कूल्ड है तो आगे बड़ा सा रेडिएटर आपको देखने को मिलता है। असिस्ट एंड स्लीपर क्लच के साथ में ये बाइक आती है। पावर परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। बाइक के अंदर डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम आपको देखने को मिलता है सिंगल सिलेंडर इंजन में, जो कि साउंड भी अच्छी देता है और लुक्स भी काफ़ी अच्छे देता है। और इस बाइक में DB किलर का ऑप्शन भी आपको मिलता है। तो वीडियो के शुरुआत में जो आपने साउंड सुना वो इसका साउंड है और ये विदाउट DB किलर है, मतलब इसमें से DB किलर जो है वो निकाल दिए गए हैं, जो कि आप करा सकते हो। कंपनी से ही आपको ऑप्शन मिलता है, जिसके बाद साउंड जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है और मैंने आपको सुनाई भी। आप मुझे बताना साउंड कैसा लगा। अब बात करें इंजन पावर परफॉर्मेंस की तो देखो, ये एक हाई रैव इंजन है और ये आपको ज़बरदस्त पावर निकाल कर देता है इस सेगमेंट के हिसाब से। अगर आप देखोगे, मतलब जिस प्राइस पॉइंट पर ये बाइक आती है वहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वहाँ पर ज़्यादातर आपको लॉन्ग स्ट्रोक इंजन मोटरसाइकिल्स देखने को मिलती हैं, जो कि इतनी पावर नहीं देती। और पावर परफॉर्मेंस के मामले में ये इंजन आपको काफ़ी पसंद आएगा। अगर आप एक फास्ट मोटरसाइकिल चाहिए आपको जिसका थ्रोटल देते ही वो निकले, तो वो चीज़ आपको इस बाइक में देखने को मिलती है। 0 to 100 बाइक का काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और पावर जो है वो आपको बहुत अच्छी इस बाइक के साथ में देखने को मिलती है। हालांकि पावर ज़्यादा होने की वजह से माइलेज में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो अगर आप माइलेज इस बाइक से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो
तो वो आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। इस बाइक के साथ में ऑफिशियली कंपनी कोई क्लेम नहीं करती। ज़्यादातर डीलरशिप्स पे या आपको ऑनलाइन जो है वो सब ओनरशिप फीडबैक ही देखने को मिलेगा। और इसका जो ज़्यादातर फीडबैक है वो मैंने मैक्सिमम 30 किलोमीटर पर लीटर देखा है, और एवरेज जो है वो 25 to 28 किलोमीटर पर लीटर ही आपको देखने को मिलेगा। और मेरे को भी लगभग 25 किलोमीटर पर लीटर के आसपास इस मोटरसाइकिल ने दिया है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा हाई रैप करके चलाता हूँ बाइक को, तो राइडिंग स्टाइल आपका जो है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। पर मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर लोग बाइक को जो है वो फास्ट ही चलाने वाले हैं इसको, क्योंकि इसकी पावर परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। तो आप इसका पूरा मज़ा लेना चाहोगे, और जब आप पूरा मज़ा लेते हो तो माइलेज जो है वो आपको अराउंड 25 किलोमीटर पर लीटर के आसपास ये मोटरसाइकिल निकाल कर देती है। बाकी हीटिंग वगैरह की अगर मैं बात करूं तो अभी ज़्यादातर सर्दियां हैं, मैंने सर्दियों में ही इस बाइक को चलाया। पर हाँ, सर्दी के हिसाब से भी अगर मैं बताऊं आपको तो इसका रेडिएटर फ़ैन जो है वो ऑन हो जाता है, और लॉन्ग राइड में स्पेशली। तो जब भी इंजन का टेम्परेचर जो है वो एक सर्टेन नंबर को मैच करता है तो रेडिएटर ऑटोमेटिकली ऑन होता है, और रेडिएटर फ़ैन जो है वो शुरू हो जाता है, और गर्म हवाएं जो हैं वो बाहर निकालना शुरू कर देता है। और वो गर्म हवा गर्मियों के समय में आपके पैरों को हल्का फुल्का ज़रूर टच करेगी, और आपको हल्की फुल्की हीटिंग जो है वो फील होने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि इंजन हीट नहीं होता, इंजन हीट होता है, और वो हीट जो है वो रेडिएटर फ़ैन से जब हवा निकलती है तो आपके पैरों पर भी हल्की लग के जाएगी। तो आप इसको अगर कंपेयर करोगे दूसरी एयर कूल्ड मोटरसाइकिल से कि वो तो इतना हीट नहीं होती और ये हीट होती है, तो हाँ ये हीट होती है, और उसकी वजह है इसकी 29 PS की पावर। अगर आप इस इंजन कैपेसिटी के साथ में इतनी ज़बरदस्त पावर निकालोगे तो आपको डेफिनेटली जो गर्म हवा है वो आपके पैरों पर फील होने वाली है। बाकी बाइक चलने में काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, और टॉप स्पीड भी आपको अच्छी निकाल कर देती है। इस बाइक से आप अराउंड 140 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड निकाल सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी हो जाती है इस सेगमेंट की मोटरसाइकिल से अगर आप देखोगे तो। और हाई स्पीड स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ या परफॉर्मेंस की बात करूँ, तो जब आप हाई स्पीड पे होते हो तो 95 to 100 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी फील देने वाली है। उससे ऊपर जब आप जाते हो तो आपको वाइब्रेशंस फील होना शुरू होते हैं। साथ ही साथ थोड़ा सा बाइक जो है वो अनस्टेबल फील होती है, मतलब स्टेबिलिटी जो है वो आपको 95 to 100 के आसपास काफ़ी अच्छी मिलती है, लेकिन उसके ऊपर स्टेबिलिटी जो है वो वहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि यहाँ आगे से बाइक जो ऊँची है, 18 इंच का आगे आपको व्हील मिलता है, पीछे 17 इंच का व्हील मिलता है, आगे 100 सेक्शन का टायर है और पीछे 150 सेक्शन का टायर है। प्लस क्योंकि ये क्रूज़र मोटरसाइकिल है तो यहाँ पर विंड ब्लास्ट जो है वो डायरेक्ट आपको फेस करना है, जिसकी वजह से हाई स्पीड स्टेबिलिटी जो है वो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। तो अगर आप क्रूज़ करना चाहते हो 95 से 100 की स्पीड पे तो आराम से आप इस पर कर सकते हो। बट अगर आप इसको 130 140 जो इसकी टॉप स्पीड है वहाँ पर लेकर जाना चाहते हो और वहाँ पर स्टेबिलिटी देखोगे तो वहाँ ये स्टेबल नहीं होगी, और वो नॉर्मली इस सेगमेंट में किसी भी बाइक के साथ हो सकता है, क्योंकि ये एक प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक नहीं है। यहाँ पर कोई फेयरिंग नहीं है या एरोडायनेमिक्स इसके वैसे नहीं है, तो वो चीज़ आपको समझनी होगी इसके साथ में। इसके अलावा ब्रेकिंग की अगर मैं बात करूं तो वो आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। आगे की तरफ में आपको 320 mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा और पीछे आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है। बाइक के अंदर आपको डुअल डिस्क ब्रेक और डुअल चैनल ABS मिल जाता है, और ब्रेकिंग बाइट्स इस सेगमेंट के हिसाब से बहुत ही अच्छी ये मोटरसाइकिल देती है। तो ब्रेक्स आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे मिलते हैं, और जैसे ही आप ब्रेक लगाते हो तो ABS बहुत अच्छे से अपना काम करता है। बाइक आपके एकदम कंट्रोल में रहती है। हाई स्पीड पर भी अगर आप ब्रेकिंग करते हो तो स्टेबली आपको बाइक को रोक सकते हो। तो स्टेबिलिटी और ब्रेकिंग जो है वो आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है इस बाइक के अंदर। बाकी देखो, राइडर कंफर्ट मैंने आपको बताया, लेकिन पिलियन कंफर्ट के बारे में भी बता देता हूँ। इसकी जो पिलियन सीट है वो पीछे से थोड़ी सी डाउन है, और इस बाइक में स्टॉक आपको बैकरेस्ट नहीं मिलता। यहाँ पर आपको ग्रैब रेल्स मिलते हैं जो कि साइड पर दिए गए हैं। बैकरेस्ट आपको यहाँ नहीं मिलता। स्टॉक आपको एज एन एक्सेसरी परचेज करना होगा, और अगर आप ऐसे राइडर हो जिसके साथ पिलियन को भी ज़्यादा चलना है, या आपके घर की महिलाएं हैं उन्हें बैठना है पीछे, या आपके दोस्त को आपके साथ ज़्यादा राइड करनी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसमें कुशन बैकरेस्ट ज़रूर लगवा लेना, क्योंकि सीट का स्लोप जो है वो पीछे की तरफ है, और जिसकी वजह से जो पीछे बैठता है उसको उतना ज़्यादा सेफ़ या कॉन्फिडेंट फील नहीं होता। और सेफ्टी वाइज भी अगर आप देखोगे तो कुशन बैकरेस्ट जो है वो ज़्यादा बेटर हो जाता है, क्योंकि पीछे एक बैक सपोर्ट हो जाती है। राइडर को कंफर्ट तो मिलता ही मिलता है, साथ ही एक सेफ्टी भी मिलती है, और वो चीज़ आपके लिए काफ़ी बेटर रहने वाली है। बाकी देखो, हेडलाइट वगैरह की बात कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने इस बाइक को रात में भी चलाया है। इसके अंदर आपको LED हेडलैम्प देखने को मिलता है, बीच में लाइट के SD का आपको बैज देखने को मिलेगा, और इसका हाई बीम लो बीम जो है वो स्प्लिट है 2 पार्ट्स के अंदर। और इसकी लाइट का थ्रो अगर मैं आपको बताऊं तो वो बहुत आपको डिसेंट ही देखने को मिलेगा, मतलब लाइट जो है वो उतना ज़्यादा अमेज़ नहीं करती है। क्रूज़र सेगमेंट में ये बाइक आती है तो इस हिसाब से आप एक्सपेक्ट करोगे इसकी लाइट जो है वो काफ़ी अच्छी होती, और क्योंकि लोग इसको दिन में भी चलाएंगे, रात में भी चलाएंगे, लॉन्ग राइड्स में इस बाइक को इस्तेमाल करने वाले हैं, तो ऐसे में जो लाइट का
थ्रो है वो और बेटर हो सकता था। इसकी लाइट जो है बहुत एवरेज आपको फील होने वाली है, और अगर आप लॉन्ग राइड वगैरह के हिसाब से बाइक को कंसिडर कर रहे हो तो आपको यहाँ पर अलग से जो है वो लाइट्स माउंट करानी रहेंगी, जो कि मेरे हिसाब से आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि इसकी लाइट के ऊपर आप सिर्फ डिपेंड नहीं हो सकते। तो अभी देखो आप, इसका रेडिएटर फ़ैन जो है वो ऑन हो गया है, और तो ये टाइम टू टाइम अपने आप जो है वो ऑन हो जाता है। और लाइट की हमने बात की, इसके अलावा अगर मैं बताऊं आपको तो बैकरेस्ट में ऑलरेडी बता चुका हूं, वो आप लगवा लेना। बाकी प्राइस की अगर मैं बात करूं तो मल्टीपल वेरिएंट्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। टोटल 5 कलर ऑप्शन है, और इसका जो प्राइस है वो 1,96,000 रुपीज़ से शुरू होता है एक शोरूम, और 2,11,000 रुपीज़ तक आपको देखने को मिलेगा इसका टॉप मॉडल। इसके अलावा बात कर लेते हैं किस के लिए ये मोटरसाइकिल है, किन लोगों को ख़रीदनी चाहिए, उसके बाद बात करेंगे किन लोगों को नहीं ख़रीदनी चाहिए। तो देखो, अगर आप उन लोगों में से जिनको एक मॉडर्न नियो रेट्रो टाइप की मोटरसाइकिल चाहिए जहाँ पर फीचर ज़बरदस्त हों, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है पावर परफॉर्मेंस, तो आपको एसजी रोडस्टर काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। साथ ही साथ अगर आप लुक्स जो है वो डिफरेंट चाहते हो तो वहाँ भी आपको एसजी रोडस्टर पसंद आएगी, क्योंकि इसका चॉप्ड मडगार्ड और इसका जो टेल सेक्शन है वो इसको एकदम डिफरेंट बनाता है सेगमेंट की किसी भी मोटरसाइकिल से। तो लुक्स वाइज, परफॉर्मेंस वाइज अगर आपको एक बहुत ज़बरदस्त मोटरसाइकिल चाहिए तो वहाँ आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अब बात करते हैं किन लोगों को नहीं खरीदनी चाहिए। तो अगर आप शॉर्ट हाइट राइडर हो तो उस हिसाब से आपको ये थोड़ा सा, एक तो सीट हाइट ऊंची है, 5 तक अगर आपकी हाइट है तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। इसके अलावा अगर आपके नियर बाई में इसका डीलरशिप नहीं है, या आफ्टर सेल सर्विस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो डीलरशिप नेटवर्क जो है वो इसका उतना बड़ा नहीं है जितना कि इस सेगमेंट की कुछ और मोटरसाइकिल्स का है। और उस हिसाब से मैं आपको रिकमेंड करूँगा सबसे पहले आप अपने यहाँ नियरेस्ट डीलरशिप देखना। अगर आपके नियर बाई में इसका डीलरशिप नहीं है, या डीलरशिप जो है वो दूर है और वहाँ पर सर्विस वगैरह कैसी है वो भी एक बार पता कर लेना, तो वो चीज़ जो है उसको कंसिडर करना। अगर डीलरशिप ज़्यादा दूर है तो फिर इसकी जगह मैं सजेस्ट करूँगा जो ब्रांड आपके नियर बाई में है उसके साथ आप जाओ। इसके अलावा अगर आप इसकी सर्विस कॉस्ट देखोगे या इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट देखोगे तो वो थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि माइलेज में ऑलरेडी बता चुका हूँ 25 किलोमीटर पर लीटर के आसपास है, और लिक्विड कूल्ड इंजन होने की वजह से इसकी सर्विस में इंजन ऑयल फिल्टर के साथ साथ कूलेंट वगैरह का जो कॉस्ट है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। हालांकि सर्विस इंटरवल बड़ा है, यहाँ पर आपको 6,000 किलोमीटर और 6 महीने का टाइम मिलता है, लेकिन जो सर्विस कॉस्ट है वो आपको लगभग 2 से 2,500 रुपये के आसपास देखने को मिलेगी। तो वो चीज़ आप एक बार ध्यान में रखना। अगर आप सोचो कि मैं बाइक ले लेता हूँ और सर्विस जो है वो 800-1,000 रुपये की होगी, तो वो नहीं है। 2 से 2,500 रुपये की सर्विस कॉस्ट आप इसकी आराम से पकड़ के चलो। तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और अगर आपके बजट में ये सारी चीज़ें फिट नहीं होती हैं तो फिर मैं रिकमेंड करूँगा आप इसकी तरफ ना जाएँ। बाकी अगर आपके बजट में ये फिट होती है तो फिर आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो। आज पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक मिला है, तो बहुत बीच में आपको वीडियो में कट्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ट्रैफिक की वजह से बहुत बीच में मुझे गैप लेना पड़ा है, और ऐसे में हो सकता है कुछ चीज़ मुझसे छूट गई हो। तो अगर आप इस बाइक के बारे में कुछ और जानना चाहते हो, मुझसे कुछ छूट गया हो बताने के लिए, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी ये ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस था एसजी रोडस्टर के साथ में, और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। और ऐसे ही डिटेल न्यूज़, रिव्यूज़, कंपैरिजन वीडियोज़ अगर आप देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। बाकी इस वीडियो करते हैं एंड, और जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में।